नमस्कार। राजस्थान के हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र में एक अज्ञात बीमारी ने पशुपालकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई पशुओं की मौत की खबर है। सरकारी आंकड़ों से अलग अगर किसानों की माने तो बड़ी संख्या में पशुओं की मौत का कारण ये बीमारी बनी हुई है। लंपी वायरस जैसे लक्षणों से पशुपालकों में दहशत फैलाई ये बीमारी अब तक चिकित्सकों की भी समझ से परे है। आज आपड़ी बात में हम हनुमानगढ़ के पशुपालकों के सामने आई इस नई चुनौती पर चर्चा करेंगे। वैसे भी पशुपालक किसानों के आगे पशु पालने समेत फसलों से जुड़े पहले से ही कई संघर्ष हैं। अब इस नई बीमारी ने उनकी चिंता और भी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि पशुओं को मुंह पकने और उनके खोर पकने जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। पशुपालकों के सामने आई इस नई चुनौती पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ इन्फोग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जिससे आपको मामला समझ में आएगा। तो पशुओं की मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो देखिए, दो आंकड़े सामने हैं। एक सरकारी आंकड़ा है, किसानों के मुताबिक जो आंकड़ा है वो है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 136 पशुओं की मौत बीते 2 महीने में हुई है। किसान कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 500 के भी पार है, यानी भादरा क्षेत्र के करीब 4 से 5 गांव में किसानों के मुताबिक 500 पशु से ज्यादा की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या अभी 136 पहुंची है। भादरा क्षेत्र में अब तक 500 पशुओं की मौत किसानों के मुताबिक, 200 से ज्यादा मुंसरी गांव में, और ये आंकड़ा अन्य गांव में अलग अलग है। गढ़ड़ा में 30 से ज़्यादा पशुओं की मौत हुई है। वहीं अगर बात सूरतपुरा की करें तो 80 पशुओं की मौत किसानों के मुताबिक बताई जा रही है। भादरा क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में लगभग ये 5 से 6 गांव ऐसे हैं जिसमें 500 से ज़्यादा पशुओं की मौत की बात किसान कह रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में गंभीर बीमारी फैल रही है। किसानों के लिए बड़ी मुसीबत है। पशुओं के लिए आफत बनकर ये बीमारी सामने आई है। लंपी वायरस जैसे लक्षणों से हड़कंप मचा हुआ है। जानलेवा वायरस से भादरा क्षेत्र जूझ रहा है और पशुपालन विभाग हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये बीमारी अब किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो ये पशुपालकों की आपबीती क्या है वो भी आपको हम सुनवाते हैं। पशुपालकों की जो आपबीती है वो सुनवाते हैं और साथ ही साथ पशुपालन विभाग के चिकित्सक का भी क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। हमारे गांव के अंदर पशुओं में रोग आ रही है, ठीक है। बिंग बाद में पशु मुंह बंद हो जाए, मुंह बंद हो गए, पशु चरे कौन जा चरने कारण होंगे, घंटा 2 घंटा बाद में मृत्यु होने आ रही है पशुओं की। ये रोग होया करीबन 2 महीना। अरे पशु कम से कम 500 पशु एक्सपायर हो गए। जो पिछले यानी कि 13 तारीख से ये डेथ स्टार्ट हुई इसकी। यहाँ पर जो आउटब्रेक है ये जो एफएमडी से और एक जीवाणुजनित बीमारी है उस वजह से आज से हमने यानी कि उसको पहले 22 तारीख को डॉक्टर की टीम द्वारा गठन करके, जो कि हमारी जिला रोग हनुमानगढ़ से टीम आई थी, उन्होंने पोस्टमार्टम किया था और उनके सैंपल भी लेके उन्होंने यानी कि पता चला है उस बीमारी के बाद में, पर उसका आज से टीकाकरण स्टार्ट कर दिया इसका। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ पशु चिकित्सक जुड़ेंगे और पशुधन मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चल रहे हैं और अन्य कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप सिंह पशु चिकित्सक के नाते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर हरविंदर सिंह पशुधन मामलों के आप जानकार हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप उस गाँव में पहुँचे, उस क्षेत्र में पहुँचे जहाँ पर ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, क्या स्थिति थी, क्या बता रहे हैं पशुपालक? जी बिल्कुल, ये पूरा प्रकरण जो है ये भादरा क्षेत्र के कई गांवों में ज्यादातर सामने देखने में आया है। जो भादरा क्षेत्र के गांव है, अमरपुरा, भिरानी, गढ़ड़ा, मुंसरी, इन गांवों में जो ग्रामीण है उनका कहना है कि लगभग 500 से अधिक जो पशु है उनकी मौत पिछले कुछ दिनों में इस बीमारी से हुई है। ये अपने आप में एक अज्ञात तरह की बीमारी है जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर कई चिकित्सकों ने इसके जो सैंपल लेकर हरियाणा और जयपुर भी भिजवाए, लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि किस तरह की बीमारी है। वहीं जो सरकारी आंकड़ा है जी, जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार जो चिकित्सक मुकद्दर अली है उन्होंने बताया कि अभी तक 136 पशुओं की मौत हुई है, लेकिन जो ग्रामीण कह रहे हैं वो सरकारी आंकड़े से कई गुना ज्यादा 500 के आसपास के पशुओं की मौत का आंकड़ा बता रहे हैं, जो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले साल ही लंपी के चलते बहुत से पशुओं की मौत हुई थी, जिससे के चलते पशुपालक अभी तक उसी सदमे से नहीं उबर पाए हैं। और बेसिकली जो पशुपालक है वो किसानी से जुड़े हैं और किसानी में लगातार नुकसान में ये एक नई बीमारी और जो आई है वो कोड में खाज का काम कर रही है।
हालांकि पिछले 2 दिन से जो पशुपालन विभाग है उन्होंने वैक्सीनेशन चालू कर दी है। उनका कहना है कि ये मुंह पका और खुर पका के बाद में जो वायरस होता है इसका फेफड़े में चले जाने के चलते पशुओं की मौत हो रही है। वैक्सीन चालू कर दी गई है। वैक्सीनेशन के बाद में पशुओं के आंकड़ों की मौत के आंकड़ों में कमी आएगी। लेकिन मनीष, 2 आंकड़े हमारे सामने हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 136 पशुओं की मौत हुई है, किसान बता रहे हैं कि 500 से भी ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। आपने उस क्षेत्र का भ्रमण किया, क्या स्थिति आपने देखी? क्या ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, मुंसरी के जो आंकड़े हैं, मुंसरी के अगल बगल के अंदर जो पशुओं के जो शव पड़े हुए हैं वो अपने आप में सरकारी आंकड़े को लेकर विरोधाभास की स्थिति बनाए हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ जो पशुओं के शव पड़े हुए हैं उनके विजुअल्स आए हुए हैं। विजुअल्स हम साफ तौर पे देख सकते हैं मृत पशुओं के, जो कि सरकारी आंकड़े की किसी भी तरह से पैरवी नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर विरोधाभास दर्शा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का जो कहना है, जिन्होंने अपने पशु खोए हैं, एक घर में 13 पशु थे जिनके अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर 13 में से 6 पशुओं की उसमें मौत हो गई और महज 7 पशु उनके पास बचे हैं। तो ऐसे में एक घर के अंदर जब ऐसा उदाहरण देखने को मिल रहा है तो निश्चित तौर पर मौत के सरकारी आंकड़ों पर जो बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, जो सरकारी आंकड़े विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे उस क्षेत्र के हालात जिनमें आज उन्होंने भ्रमण किया और जाना कि पशुओं की लाशें वहां पड़ी हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अब चर्चा उनके साथ प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर संदीप सिंह जी से मैं शुरुआत करता हूं। संदीप सर, लंपी वायरस नहीं है ये बताया जा रहा है, फिर ये कौन सी बीमारी है जिसके लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं, उसी तरीके से दाने निकल जा रहे हैं जानवरों के शरीर पर और मुंह पकने जैसे, खोर पकने जैसी लगभग सेम से लक्षण हैं, या ये क्या बीमारी है, क्या कहते हैं आप इस पर? देखो जी, एग्जैक्टली तो हमें जो टेस्ट किए गए हैं उनके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। पर जो सिम्टम आ रहे हैं इसमें, जैसे आपने बोला है कि उनके पैरों पे भी या मुंह में भी छाले आ रहे हैं, तो नेचुरली ये सिम्टम हैं फुट एंड माउथ डिजीज के। लंपी स्किन डिजीज में भी ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। पर एक बहुत कम जाने वाला एक बीमारी है पशुओं में, वो है हर्पीस वायरस। वो इतनी ज्यादा नहीं फैलती या इतनी फैटल नहीं है, वो तो अब टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। नहीं, बिल्कुल ये तो है ही कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम की तलाश में ही सर चिकित्सक लगे हुए हैं। लेकिन किसानों के लिए इस तरह की जो बीमारियां, ये मैं समझना भी चाहूंगा सर, क्या है लंपी वायरस जो है आज से कुछ दशकों पहले भी क्या ये पशुपालकों को परेशान करती थी, या ये लंपी वायरस और इस तरह के अन्य जो लक्षण हैं जिन वायरसेस में, ये अभी हाल फिलहाल के ही सालों में सामने आए हैं? संदीप जी, स्किन डिजीज है ये सन 2000 से पहले नहीं थी। ये असल में शुरू हुई है तो अफ्रीकन कंट्रीज से शुरू हुई है, उससे ये मिडिल ईस्ट में गई, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से यूरोप में गई, यूरोप के बाद ये एशिया में आई है। तो इंडिया में जो इसके केस देखे गए हैं वो सन 2000 के बाद ही देखे गए हैं। लास्ट ईयर भी पंजाब और हरियाणा में इसका जानवरों का बहुत ज्यादा नुकसान किया गया। ज्यादातर जो मवेशी हैं इसकी लपेट में आए। और राजस्थान में भी जैसे मैं देख रहा हूं कि पिछले साल से ही अलग अलग एरिया में फैली हुई है। अगर हम बड़े न्यूज हाउस हैं जितने वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स देखें तो इस टाइम पूरे राजस्थान में उनके आंकड़े कह रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा मवेशी लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आए हुए हैं। बिल्कुल। हरविंदर जी के पास मैं जाना चाहूंगा, पशुधन मामलों के जानकार हैं हरविंदर जी। हरविंदर जी, कितना मुश्किल है पशुपालकों के लिए इस तरह की चुनौतियों का सामना करना, क्योंकि पहले तो लंपी वायरस, उसके बाद वैक्सीनेशन हालांकि कराने का दावा सरकारों ने किया था, लेकिन उसके बावजूद अब एक नया वायरस और ये जो नए नए वायरस हैं, नए नए लक्षण, इनके कितना मुश्किल हो जाता है पशुपालक के लिए? पशुपालकों के लिए बहुत ही विपदा काल है, ये संकट की घड़ी है और उनका इससे जूझना बहुत मुश्किल है। उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है, खेती भी प्रभावित हो रही है पहले ही। और पशुपालन एक सहायक धंधा है बड़े स्तर पर किसानों का, उससे उनको काफी राहत मिलती है घर के खर्चे चलाने में। और ये जब पशुओं में ऐसी कोई बीमारी आ जाती है तो उनकी कमर बिल्कुल ही टूट जाती है, वो कर्जे के शिकार हो जाते हैं, उनकी आमदनी के स्रोत गिर जाते हैं। तो ये निसंदेह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और ये पशुपालकों को इससे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके पूरा सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमें काफी प्रयास करने की जरूरत है सरकारी स्तर पर भी, और थोड़ी अवेयरनेस अपने पशुपालकों को भी बढ़ानी चाहिए। और सरकार और
किसानों को तालमेल से चलना चाहिए। अभी विश्वास का संकट बहुत पैदा हो चुका है। एक तो सरकारी सिस्टम थोड़ा देखो लेट लतीफ चलता है हमेशा से, सच्चाई कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन ये हकीकत यही है कि वो चाहे कृषि मामलों में, चाहे कोई बीज वितरण हो या पशुओं का टीकाकरण हो या कुछ भी हो, और उनकी हालांकि जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, उनको पीछे से टाइमली सप्लाई नहीं मिलती, स्टाफ की कमी है, अपने यहाँ के पशुओं के रोगों की जांच के लिए लैब्स वगैरह नहीं है, उनकी बीमारियों की जांच करने के लिए दूर दूर तक है, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये समस्याएं तो हैं, सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और गंभीर प्रयास करने चाहिए, अच्छे मन से करने चाहिए। तो ये अभी इन्हीं कारणों से पशुपालकों और प्रशासन या में दूरियां बढ़ गई हैं, अविश्वास का संकट खड़ा हो गया, विश्वास नहीं है अभी। लेकिन हरविंदर जी, बीते दिनों पिछले साल की मुझे याद है, लंपी वायरस ने बहुत झकझोरा था राजस्थान के किसानों को, और उस वक्त वैक्सीनेशन करने का दावा किया गया था, बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा पशुओं को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो उसके बावजूद ये लक्षण दोबारा पनपना, या फिर क्या हुआ कि क्या वैक्सीनेशन ही पूरा नहीं हो पाया? हमेशा आधा अधूरा ही होता है, आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, धरातल पे वो आधा अधूरा ही होता है। कभी उसमें कोई एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते। बहुत से ऐसे पशुपालक भी हैं जो जागरूकता के भाव में वो वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते, और डिपार्टमेंट भी ऊपर से बस वो प्रशासनिक प्रेशर के कारण, एक तो अपने बड़ा संकट प्रशासन में ये पाया जाता है कि विशेषज्ञों के बजाय वो बस एक टारगेट पूरे करने पे जो ऊपर से आदेश आ जाते हैं एक विशेष प्रशासनिक लॉबी के, तो उनको ही खाना पूर्ति करने पे ज्यादा जोर रहता है। और ठीक बात है, ठीक बात है। ये खाना पूर्ति का जो हर्जाना है वो फिर वापस पशुपालकों और किसानों को ही भरना पड़ता है। हमारे साथ राजेश सारन जी भी जुड़ गए। डॉक्टर राजेश सारन, आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, स्वागत है सर आपका एनडीटीवी राजस्थान की इस चर्चा पर। चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह एक अज्ञात बीमारी जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में फैल रही है, जिससे कि पशुओं के मरने की बड़ी संख्या में खबर है सर। तो क्या इसका जो असर है डॉक्टर राजेश, क्या वो जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, जो उन पशुओं के इर्द गिर्द हैं, क्या उन पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है? नमस्कार जी, एनडीटीवी देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि अभी अपने चर्चा का विषय चल रहा है कि इससे क्या उनको देखने वाले किसान या जो घर पे अपने दूध या जो चल रहा है उनसे क्या हो सकता है, तो अब तक की जो स्टडी या जो एनालिसिस, जो रिसर्च हुए हैं, उसके अनुसार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ह्यूमन में ट्रांसमिशन नहीं पाया गया है। पर फिर भी एहतियात या सावधानी के तौर पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, ग्लव्स पहन के आप काम करें। उसके अलावा अगर अपने दूध की बात करें तो उसको कच्चा दूध ना पिए, गर्म करके दूध को पीना चाहिए। कुछ गाँव में ये आदत भी होती है कि दूध को निकालते टाइम डायरेक्ट किसान है वो थन से भी दूध पी जाते हैं निकालते टाइम, कई बार लेडीज ऐसा कर लेते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अभी तक स्टडी नहीं है, फिर भी डायरेक्ट कांटेक्ट जो भी है उसको अवॉइड करें और दूध को गर्म करके ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर संदीप, जो पशुपालक है वो तो 24 घंटे अपने पशुओं के आसपास ही है, उसको खाना भी खिला रहा है, उसके लिए तमाम चीज़ें वो करता ही है। सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट एक जो है पशुपालक का अपने पशुओं के साथ रहता है। तो ऐसे में ये जो बीमारी और ये जो लक्षण हम लोग देख रहे हैं, क्या ये आने वाले वक्त में ये जो पूरा मामला है पशुओं को लेकर के, क्या ये बढ़ सकता है या फिर इस पर वैक्सीनेशन से रोक लगाई जा सकती है? देखिए, पहले तो जो डॉक्टर राजेश ने बताया मैं उससे शुरू करना चाहता हूं कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ मवेशियों की बीमारी है, रूमिनेंट्स की बीमारी है। आपके राजस्थान में जैसे और जानवर भी, जैसे घोड़े हैं या और जानवर पाए जाते हैं, उनमें ये नहीं फैलती। ये जो जानवर जुगाली करते हैं उनमें ही ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात रही कि किसान का तो पहले ही बहुत ज्यादा मान लो आर्थिक नुकसान हो रहा है। जो भी पशु लंपी स्किन डिजीज से अफेक्टेड हैं, अगर आप उसका दूध अच्छी तरह ट्रीट करके पीते हैं तो उस पीने से कोई हर्ज नहीं है, आप पी सकते हैं। और जो आपने बोला कि इससे बचने का तो बस एक ही तरीका है कि देखो, ये जो लंपी स्किन डिजीज है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसका कारण क्या है कि ये जो जीव काटते हैं, जैसे मच्छर है या पशुओं में और जैसे काटने वाले मक्खियां हैं, कीचड़ हैं, इनसे फैलती है, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो स्पेशल प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के और सरकार के दिए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उनमें क्या क्या है
कि इसकी जो एग्जैक्ट वैक्सीनेशन है वो तो अभी तक नहीं अवेलेबल है। इसके लक्षण हैं जो, जैसे भेड़ों में एक बीमारी पाई जाती है शीप पॉक्स, उसके साथ मिलते जुलते हैं, तो उसके लिए शीप पॉक्स की वैक्सीनेशन हैं। तो इनमें हम ज्यादा क्या करते हैं कि जो एट्यूनेटेड वैक्सीन हैं वो क्या करती हैं कि ये जो बीमारी है इसका असर कम कर देती हैं। इससे ज्यादा पशुओं की वैक्सीनेशन की जाए, और यहाँ पे इस एरिया में ये बीमारी ज्यादा है तो उसमें पशुओं के जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो उनको लेकर जाना लेकर आना, वो रोक दिया जाए। जब भी आप नया पशु लेते हो तो उसको अलग से क्वारंटीन करो। पशु के जो लक्षण हैं वो कुछ दिन पहले आने लग जाते हैं, तो उसमें हमें खास ध्यान देना चाहिए। ये जो चाहे एफएमडी है जो फुट एंड माउथ डिजीज है, चाहे लंपी स्किन डिजीज है, ये दोनों वायरल डिजीज हैं। वायरल डिजीज कोई भी दुनिया में है उसका कोई एग्जैक्ट इलाज नहीं होता, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद बीमारी अपने आप चली जाती है। पर वो जो इंक्यूबेशन पीरियड के ड्यूरिंग वो जानवर को इतनी सेकेंडरी इन्फेक्शंस दे जाती हैं जिसके कारण जानवर मर भी सकता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस को हम ट्रीट करते हैं, तो जानवर की जो बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ानी चाहिए। तो उसके कारण हमारे जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, चाहे होम्योपैथी है या आयुर्वेद है, तो उसमें भी बहुत तरह के काढ़े मौजूद हैं जो जानवर को हम दे सकते हैं। और एक दरख्त हमारे आम पाया जाता है जिसको हम सुहंजना बोलते हैं, मोरिंगा। मोरिंगा अपने चारे में ऐड कर सकते हो, जिसमें विटामिन सी की जो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो उससे नेचुरली जो इम्यून सिस्टम जानवर का बूस्ट होता है। तो ये जो चीजें हैं अगर किसान इसका ख्याल रखे तो नेचुरली बीमारी के जो फैलाव में कमी आएगी। बिल्कुल। और लेकिन एक इसमें समझने की बात ये भी है हरविंदर जी कि केवल एक ये क्षेत्र है, भादरा क्षेत्र, इसके 5-7 गांव हैं, उसी के अंदर ये जो अज्ञात बीमारी है जिसको अभी एग्जैक्टली डिकोड नहीं कर पाए चिकित्सक की पर्टिकुलरली वायरस कौन सा है, तो ये उसी क्षेत्र के अंदर पनप रही है, वही 5-7 गांव ज्यादा इससे प्रभावित दिख रहे हैं। तो ये किस तरीके से हुआ, इसका बैक प्रोसेस क्या हो सकता है कि राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में इस तरह की खबर नहीं आ रही है, बल्कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के कुछ 5-7 गांव में ही ये समस्या ज्यादा पनपने लगी है अभी? देखो जी, जैसा कि अपने विशेषज्ञ डॉक्टर साहब ने बताया कि ये वायरस जनित बीमारियां हैं, तो वायरस जब कोई अनुकूल मौसम हो जाता है उसके तो उस टाइम बढ़ता है, तो अपने ये मान सकते हैं एक बार अनुमानित तौर पे, क्योंकि पक्का तो देखो बड़े सर्वे के बाद और अच्छी जांच के बाद ही पता चलेगा पक्का कारण। तो अपने ये मान सकते हैं कि वहाँ इस बार वो मौसम उस वायरस के अनुकूल रहा होगा, तो इसलिए वहाँ इसका फैलाव ज्यादा हो गया। और पिछली बार लंपी से भी काफी पूरे राजस्थान में पशु बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में मरे थे, पशुपालकों का बहुत भारी नुकसान हुआ था। हमारे एरिया में भी काफी, हमारा एरिया भी इस प्रभावित एरिया से काफी दूर है, लगभग 200 किलोमीटर दूर है यहाँ पे ये बीमारी की खबरें हैं। तो हमारे एरिया में भी लगभग हर घर में 1-2। लेकिन जहां हरविंदर जी, जहां लंपी वायरस का लास्ट ईयर अटैक रहा, क्या वहां पर अब स्थिति सामान्य हो गई है, या फिर जो अभी भी उसका एक जो सिम्टम्स है, अभी भी उसका जो असर है वो आपके क्षेत्र में अगर लंपी वायरस रहा होगा तो क्या वहां पर आज भी देखने को मिल रहा है उसका इफेक्ट? इस साल हमारा क्षेत्र लंपी से बुरी तरह प्रभावित था। सड़कों पर, नहरों के किनारे हर जगह मरे हुए पशु दिख रहे थे, हर एक घर से पशु मरे थे। तो इस बार उतना अभी तक गंभीर स्थिति नहीं है, आगे अप्रैल मई में पता चलेगा कि क्या स्थिति रहती है। और मेरा अनुमान जो कहता है, मेरी समझ मुताबिक इस बार उतनी गंभीर स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये एक वायरस डिजीज है और वायरस के संपर्क में एक बार आने पर नेचुरल इम्यूनिटी पशुओं में थोड़ी डेवलप हो गई होगी। और कुछ पशुपालक भी अवेयर हुए हैं, तो ये वायरस के खिलाफ अपने स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एक अच्छा हथियार औजार है अपना पशुपालकों के पास, कि उनको अच्छा पहले से थोड़ा। लेकिन बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि जो बड़े पशुपालक हैं वो तो फिर भी एक अच्छा भोजन वो अपने पशुओं के लिए तैयार कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके सामने बड़ी समस्या आ जाती है। और छोटे किसान में जब डॉक्टर राजेश, जब छोटे किसान रहते हैं तो फिर वो कई बार ये भी कोशिश करते हैं कि चलो हम अपने किसी देसी नुस्खे से जानवरों का इलाज कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े या डॉक्टर को ना बुलाना पड़े, पशु का इलाज चलेगा तो उसमें पैसा लगता है। तो जो छोटे किसान होते हैं वो कई बार इन चीज़ से बचते हैं। ऐसे में अगर वो खुद इलाज करने को उतारू हैं अपने बीमार पशु का, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं, किन सावधानियों का वो खुद भी ध्यान रखें? तो सबसे जरूरी चीज तो ये है कि वो कांटेक्ट के टाइम ग्लव्स का या ऐसी चीजें करें, और जो पशु संक्रमित है उसको भी अलग रखें। पशु चिकित्सक की भी राय लेनी चाहिए उनको, और जो ये खुद से कर रहे होते हैं
उससे कई बार वो एक पशु से दूसरे पशु में भी ट्रांसमिशन दे देते हैं। तो उनको इस चीज को खुद हैंडलिंग की बजाय पशु चिकित्सक और उनकी राय से चलना ज्यादा फायदेमंद है। स्वस्थ पशु है उनके वैक्सीनेशन का उनको करना चाहिए, और खुद अगर कर रहे हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट के टाइम ग्लव्स यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। कई बार स्किन पे एब्रेजन होते हैं, अगर उनका डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है तो रिस्क तो बढ़ते हैं। स्टडी अभी प्रूवन नहीं है, पर फिर भी एहतियात के तौर पे उनको ग्लव्स या ऐसे करना चाहिए, और उनके बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, ताकि ट्रांसमिशन रेट तो डिक्रीज जितनी कम हो उतना अच्छा रहे उनके लिए। डॉक्टर संदीप, ये एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो लंपी वायरस और इस तरह के जो लक्षण हैं, जिसमें जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, ये पर्टिकुलर जो वायरस है, और मैंने ये भरविंदर जी से भी समझने की कोशिश की, उन्होंने मौसम का जिक्र किया कि मौसम इस क्षेत्र का ज़्यादा अनुकूल रहा इस वायरस के पनपने के लिए, लेकिन क्या राजस्थान ही पर्टिकुलरली इस तरह के वायरस की चपेट में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है सर? मतलब उत्तर प्रदेश में भी लंपी वायरस का उस तरह का हमने अब असर नहीं देखा। कुछ गांव में ज़रूर लंपी वायरस के लक्षण देखे गए थे, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्यों, उनमें इतना बड़ा असर नहीं है कंपैरेटिवली टू राजस्थान, क्योंकि लास्ट ईयर के आंकड़े मुझे याद है, मैं कवर कर रहा था उस वक्त लंपी वायरस के इस विषय को, तो राजस्थान के कई गाँव चपेट में आ गए थे और लाखों तक बात पहुंचने लगी थी कि पशुओं की मरने की जो तादाद है वो लाखों तक भी पहुंच सकती है राजस्थान में। तो पर्टिकुलरली राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र है या वहाँ के जो पशु हैं, वहाँ का जो किसान है, उसी पर इस तरह का संकट जो आता है, इस पर क्या डिटेल आप देखते हैं डॉक्टर संदीप? सर, माना तो ये जाता है ये जो लंपी स्किन डिजीज है ये नॉर्मली जो बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में आती है, पर पिछले कुछ समय से देखा गया है कि ये सर्दियों के मौसम में भी, जैसे आपने देखा कि मौसम चेंज हो रहा है, दुनिया में जितने भी डिजीज हैं उनमें एक चीज तो देखी गई है, सबसे बड़ा फैक्ट जो है वो है क्लाइमेट चेंज का। को लास्ट ईयर भी मेरे को अच्छी तरह याद है, इस ईयर भी जब भी जनवरी में सर्दी गई या फरवरी चल रही है तो आप देख रहे हो कि डे टेम्परेचर काफी ऊपर चलने जा रहे हैं, गर्म हो रहा है। तो नेचुरली ये जो मौसम है तो ये जितना भी वायरस है उसको पनपने में ये सहायता करता है, ठीक है। और जितनी भी बीमारियां हैं ये अपने आप को रेजिस्ट भी कर रही हैं। जैसे हम कोरोना में भी हमने देखा कि उसका नया नया रूप आ रहा था दिन ब दिन, ऐसे ये जो वायरस हैं इनके भी नए नए रूप बन के आ रहे हैं। तो वायरस का कोई इलाज तो है ही नहीं, तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन उससे आती हैं उसमें हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि फार्मर को इस हिसाब से तैयार किया जाए कि कैसे वो एक प्रोटोकॉल अपनाए। जैसे मैंने पहले बताया कि लंपी स्किन डिजीज में सबसे बड़ा फैक्टर है जो बीमारी फैलने का, वो है काटने वाले जो इंसेक्ट्स हैं। तो मच्छर है या मक्खियां हैं, तो उससे कैसे पशुओं को बचाओ, वो ही बड़ा कारण है कि एक जानवर से दूसरे जानवर तक ये बीमारी जाती है। दूसरा कारण है कि जितने भी जानवर के फ्लूइड्स हैं, जैसे उसका थूक है या उसका ब्लड है, उसका सीमन है, उसका इवन के पसीना है, जो भी उसकी बॉडी से फ्लूइड निकलता है, जब वो दूसरे जानवर के टच में आता है तो ये बीमारी फैलती है। तो इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिसके कारण ये बीमारी रुक सके। और दूसरा मैंने पहले ही बताया कि जानवर का जो इम्यून सिस्टम है उसकी बीमारी से लड़ने की ताकत हम बढ़ाएं ताकि इस बीमारी का जो जानवर पे असर कम हो सके। ठीक है, मतलब इम्यूनिटी पर आप जोर दे रहे हैं कि इम्यूनिटी अगर हम बढ़ा पाएं और जो ये इस तरह के फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं इनसे बचाव अगर हम पशुओं को कर पाएं तो फिर इस तरह के वायरस के पनपने की संभावनाएं कम है। मैं आप तीनों लोग का फिलहाल बहुत शुक्रिया कर रहा हूं, डॉक्टर संदीप सिंह, राजेश सारन, हरविंदर सिंह, तीनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन से जुड़े और आपने दर्शकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू करवाया। तो अपनी बात में हम लोग बात कर रहे थे हनुमानगढ़ के भादरी क्षेत्र में फैल रही इस अज्ञात बीमारी की, जिसने कई पशुओं की जान ले ली है। सरकारी आंकड़े भले ही कम हो, लेकिन किसान बता रहे हैं कि उनके 500 से भी ज़्यादा पशुओं की मौत इस वायरस ने ले ली है। हमारी लगातार नज़र इस पर बनी रहेगी, तमाम अपडेट से आपको भी रूबरू कराएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।